याद है गेट बंद करके बेटा, और वो वाला गेट ही बंद कर दिया। चलिए जी आते हैं आप। हाँ जी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस में क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फर्स्ट पार्ट एफ एक्स हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है हमें, एक्स प्लस में 1/x, और साथ में गिवन है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपने क्या निकाल लिया सबसे पहले, एफ डैश एक्स निकाल लिया, डेरिवेटिव निकाला, एक्स का 1 हो गया और 1/x का माइनस का 1/x², राइट। अरे एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1/x का माइनस का 1/x², ठीक है। अब इसमें आपने एलसीएम ले लिया, x² माइनस का 1 अपॉन में ये x², और x² माइनस 1 को आप लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 अपॉन में x²। देखो जब हमें इंटरवल गिवन है, ये इंटरवल ही तो गिवन है ना, 1 से लेके इन्फिनिटी हो गया ना इसका मतलब, यस और नो। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक है मुस्कान। तो अब इस इंटरवल पे मुझे ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। ये वैल्यू मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू, राइट। अब देखो 1 से जब बड़ा है x, तो 1 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो ये क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव आएगा, है ना। और ये वैल्यू कैसी आएगी, सर ये तो वैसे ही पॉजिटिव दिख रही है साफ साफ, 1 से बड़ा कोई भी नंबर डालोगे +1 तो पॉजिटिव, और नीचे वाला भी पॉजिटिव, नेगेटिव भी, जीरो भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि 1 से बड़े नंबर ही डाल रहे हो आप, बात समझे। तो ये वाली टर्म भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, हाँ ये वाली वैल्यू जीरो हो सकती है, कब, जब x की वैल्यू 1 होगी। तो इसका मतलब फाइनली हम क्या देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मस्ट इम्प्लाइज x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 1 इधर ले आया, x प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, साफ दिख गया, एंड x² इज ऑल्सो पॉजिटिव। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो ये वाला जो नंबर है वो तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया, यस और नो। इस 1 को लेफ्ट में ले गया, राइट साइड 0, और x प्लस 1 सीधे सीधे पता चल रहा है कि भाई 1 से बड़ा कोई नंबर है उसमें 1 और ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, और सिमिलरली ये वाली टर्म भी पॉजिटिव होगी, जीरो भी नहीं हो सकती है। जीरो होने के लिए x को 0 होना पड़ेगा, बट x के पास हमारे पास चॉइस नहीं है जीरो होने के लिए, डन है ये बात। सो व्हाट दिस इंप्लाइज, देयरफॉर एफ डैश एक्स की वैल्यू को क्या बोलोगे आप, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 1 से इन्फिनिटी, या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिख दो, बात सेम ही है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 1 से इन्फिनिटी, इस इंटरवल में। बताओ भाई, किसी कहीं डाउट है, किसी भी तरह की आपत्ति, बताओ, बोलो बोलो जल्दी बताओ यार, कोई भी डाउट इसमें, नहीं, श्योर, चलें आगे। जी आया समझ में। चल इसका सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट एफ एक्स ही है, एफ डैश एक्स निकाल लो, उसको फैक्टराइज करो। एफ एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स निकालो और उसको फैक्टराइज करो। एफ एक्स मुझे क्या गिवन है यहाँ पे, एफ एक्स गिवन है x की पावर 3 यानी कि x³ माइनस का 12x, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में एफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है। अब एफ डैश एक्स निकाल लो जी, डिफरेंशिएटिंग, तो एफ डैश एक्स क्या आया, दिस इज 3x² माइनस का 12, 3 कॉमन, अच्छा अंदर क्या बचा, x² माइनस 4 को ब्रेक कर दो, x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, ठीक है। अच्छा
अब आप देखोगे अगर मैं नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लूँ इसके, तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन है इसके? -2 और +2 है। यस और नो बोल दो जल्दी से, अरे बोलो ना। अच्छा, फ्रॉम द राइट हैंड कॉर्नर, फ्रॉम द राइट हैंड कॉर्नर यू हैव टू स्टार्ट विद, किस साइन से स्टार्ट करना होता है, याद है तुम लोगों को? हाँ नहीं, उस साइन से स्टार्ट करना है सर जो कि यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके आएगा, इंक्लूडिंग बाहर कांस्टेंट, इंक्लूडिंग बाहर कांस्टेंट। तो x के कोफिशिएंट देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फाइनली मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? तीनों कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। एंड अगर सभी फैक्टर्स की पावर में 1 1 1 है, सभी फैक्टर्स की पावर में क्या है? 1 1 1, ठीक है, तो फिर ऑल्टरनेट साइन चल दो, तो फिर ऑल्टरनेट साइन चल, ठीक है। नहीं है और पावर किसी में इवन पावर, किसी में कुछ और पावर है, ठीक है, तो फिर क्या करो, हर एक इंटरवल में से एक एक पॉइंट उठाओ और ये चेक करो कि f' की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। तो जो भी वैल्यू आती है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो वाला साइन यहाँ पे मार्क कर लो। ये जो साइन हम मार्क कर रहे हैं वो किसका साइन है? वो किसका साइन है? ये किस वैल्यू का साइन है? ये f' की वैल्यू का साइन है मेरे बच्चों, साइन ऑफ f'। हमें f(x) के साइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें f(x) के साइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसके साइन देखने होते हैं? f' की वैल्यू का, कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसी से डिसाइड होता है कि बच्चा हाँ, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो अब देखो भैया, हमें क्या देखना था यहाँ पे इंटरवल पहले से मेंशन थे, x <-2, <-2 ये वाला, इस पे क्या साइन आया? पॉजिटिव। <2 पे क्या आया? पॉजिटिव। तो इन दोनों पे ही क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -∞ से -2 ओपन, यूनियन 2 से ∞ ओपन। बहुत ही सीधे सिंपल क्वेश्चन आते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और बहुत बारी देखा गया 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन 5 नंबर में भी बहुत बार आया हुआ है, या फिर 3 नंबर में आता है, ठीक है जी, डन। कोई डाउट है तो बता दो, अभी भी नहीं? चलो फिर आगे चलते हैं। मेरे स्कूल में कोई एग्जाम चल रहे हैं क्या आदित्य? हाँ, कल कोई एग्जाम है? कौन सा? ओहो, ईशान तभी छुट्टी मारी। फिजिकल एजुकेशन का पेपर है भाई। फिजिकल एजुकेशन नहीं हो फिर? हो सकता है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री वाला। f(x) इज इक्वल्स टू कॉस के अंदर 2x + π/4। x लाइज बिटवीन 3π/8 से 5π/8। कॉस के अंदर 2x + π/4, x लाइज बिटवीन 3π/8 से 5π/8। इसका f(x) क्या आएगा? वो डेरिवेटिव करते हैं जी, माइनस साइन 2x + π/4 इंटू में ये 2, ठीक है जी। अब मुझे क्या पता लगाना है कि ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव ऑन दिस इंटरवल। अब प्लीज यार ये मत बोल देना कि सर देखो ये तो नेगेटिव दिख रही है तो नेगेटिव ही होगी, प्लीज प्लीज ऐसा मत बोल देना, है ना। ये वैल्यू डिपेंड करती है कि ये वैल्यू कैसी होगी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो सारा पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये सारा नेगेटिव बन जाएगा। मानते हो कि नहीं? अरे जो बॉक्स में वैल्यू है वो तो x के ऊपर डिपेंड करती है ना। कैसे सर? ये ना x, तो x के ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि ये जो x वाली टर्म है वो किसमें? एंगल में है ना। ऑब्वियसली कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू उसके एंगल से रिलेट करती है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में,
है ना। तो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, उसके अकॉर्डिंगली साइन कॉस टेन ये सब वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। मानते हुए बात? ओके। तो बस इसका यही पता लगाना है कि ये जो पूरा एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे जो इंटरवल हमें गिवन है। तो वी है ना, वी है एक्स की वैल्यू जो गिवन है मुझे वो दी हुई है 3π/8 से 5π/8 के बीच में, राइट। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि मुझे 2x चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3π/4 से 5π/4 हो गया, राइट। अरे बोलो, अब क्या करेंगे बताओ? ऐड कितना? π/4 ऐड कर दो जी। π/4 इसमें ऐड किया, π/4 इसमें ऐड किया, और π/4 इसमें भी ऐड किया। सो ये बन गया पाई, ये हो गया 2x प्लस का π/4, और ये हो गया 3π/2, 6π/4 यानी कि 3π/2। तो ये वाला जो एंगल है 2x प्लस π/4 वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो डेफिनेटली साइन ऑफ दिस एंगल की वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। सीधा दिस इंप्लाइज दिस कि ये थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, साइन थीटा नेगेटिव होने से एफ डैश एक्स कैसा हो गया बता दो अब? एफ डैश एक्स हो गया सर पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पॉजिटिव इंटू 2 तो वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। इंटरवल क्या था? 3π/8 से 5π/8। बताओ, एनी डाउट टू एनीवन? बोल दो जी, कोई डाउट है इसमें किसी बच्चे को? हाँ जी, डन। हाँ जी, डन ऑल ऑफ यू। चलो क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, ट्राई दिस। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, ट्राई दिस। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। x³ माइनस में ये 12x² प्लस में 36x प्लस का ये 17। फाइंड द इंटरवल एट विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डन, इंटरवल निकाल दिए, बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट ट्राई करो, जिनका ये हो गया। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई? 3x² माइनस 24x प्लस 36। 3 कॉमन आ गया आपके पास, x² माइनस का ये 12x प्लस का ये, अच्छा 3 कॉमन लिया था, सॉरी 8x आएगा बीच में, जैसे 8x प्लस का ये 12।
डन डन। ठीक है, अभी इसके कुछ फैक्टर हो रहे हैं क्या? कुछ फैक्टर मिल रहे हैं क्या हमें? 6 और 2, माइनस का 6 और माइनस का 2, तो माइनस का 8 और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 12। यहाँ तक डन है। अब ना बच्चों की तरह मत किया करो यार, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 2x प्लस 12, एक्स कॉमन ले रहे हैं, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 6, प्लीज ये सब अवॉइड करो, है ना। वो छोटे बच्चे करते हैं 8th क्लास में, अभी तुम 12th में हो। तो जैसे x माइनस 6 इंटू में x माइनस 2, एक ही स्टेप में सीधे फैक्टर करके लिख दिया आपने, एफ डेस एक्स आ गया। डन है क्या ये बात? ये एफ डेस एक्स आ गया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने और बस इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन हो गए हमारे? 2 और 6, तो हेयर इज 2 एंड 6। अच्छा, सभी में x के कोफिशिएंट कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब मैं कौन से साइन से स्टार्ट करूंगा? पॉजिटिव, देन ऑल्टरनेट साइन चल दो, क्योंकि सभी की पावर ऑड है, ई मतलब 1 1 है, ऐसे बोल दो। डन डन। तो हमारे पास अब बोलेंगे एफ एक्स इंक्रीजिंग ऑन कौन से इंटरवल पे बताओ? माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। डिक्रीजिंग ऑन बोलो 2 से 6। सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है सर, इससे ज़्यादा सिंपल तो हो ही नहीं सकता कुछ। कोई डाउट है तो बता दो इसमें। ऐसे नहीं कुछ आ रहा है समझ में यार? तूने क्लास अटेंड करी थी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली? ठीक है, फिर तो आ ही रहा होगा फिर तो। सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट करो भाई, एफ एक्स की वैल्यू लिखो, डेरिवेटिव निकालो। अरे मार्क्स कटा दिए तूने। क्या चाहते हो आप? हाँ भाई प्रश्न आ रहा है समझ में यार? ठीक है, करो फैक्टर्स करो। एफ एक्स की वैल्यू लिख लो और उसको डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट कर दो। बातें नहीं भाई, ये डिफरेंशिएशन करो इसका। हाँ जी डन। पता चल गया कौन से इंटरवल हैं? इंटरवल निकाल लिए भाई। कुछ बच्चों का यस आ रहा है, वैसे एक दो बच्चों का। हाँ जी युग, हो गया? अच्छा, क्या आया आंसर? पीछे चेक किया आंसर? पीछे चेक किया? पीछे चेक कर रहे हो ना, डीपीपी 1 लिखा हुआ है आंसर की के ऊपर ना, यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया डीपीपी। आप लिख सकते हो डीपीपी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे मेंशन कर लो आप अपने हिसाब से ना।
तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करने पे हमें मिला माइनस का 9 प्लस का 12x और माइनस का 3x²। ये हो गया एफ डेस एक्स। -3 कॉमन आ गया आई थिंक, x² माइनस का ये 4x प्लस का ये 3 फैक्टर्स हो गए x माइनस का 1 x माइनस का 3। राइट है क्या? अच्छा, अब हमने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट्स जनरेट किए, दैट इज 1 एंड 3 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब देखो x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव पॉजिटिव, बट यहाँ पे बाहर क्या है एक नेगेटिव, तो इसका मतलब मुझे राइट साइड में कहाँ से स्टार्ट करना है, नेगेटिव से, तो ये हो गया नेगेटिव। देन फिर ऑल्टरनेट चल दो क्योंकि सभी की पावर 1 1 1। ओके है क्या? देन अब हमें चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या बोलोगे आप, इंक्रीजिंग ऑन 1 से 3, डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से 1, यूनियन विद 3 से इन्फिनिटी। ठीक है जी, कर दो यार, स्टॉप कर दो इसको, लो क्लोज बाबा। तो भी चल जाएगा, नहीं को भी चल जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना, एज पर सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई में क्या करना, जब आपके पास लिखा आता है इंक्रीजिंग वर्ड, ठीक है, क्या लिखा आता है, इंक्रीजिंग, तो आप क्लोज इंटरवल लगाओ। कौन से यूज करो आप, क्लोज्ड इंटरवल्स। कहाँ पे क्लोज इंटरवल, फाइनाइट नंबर्स पे, 1 3 5 7 इन सब पे क्या है, क्लोज। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से तो हमेशा ही ओपन रहेगा, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास ऐसे ही डिक्रीजिंग के केस में, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई भी हो, जब आ जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो फिर आप क्या करो, ओपन इंटरवल्स यूज करो। बस इतना ही ध्यान रखना है। क्लोज इंटरवल कब, जब इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा हुआ है तो ओपन इंटरवल। ठीक है जी, डन। ये 7th क्वेश्चन भी डन है। 8th पे आ जाओ जी, 8th भी हो जाएगा। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है ना, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑन विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये वाला पार्ट छोड़ दो, ये वाला पार्ट कट कर दो, ये अब सिलेबस में नहीं है। फाइंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑन विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वाला पार्ट अब सिलेबस से हट गया, इसे आप हटा सकते हैं। ठीक है जी, डन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलो जी करो। योग पेपर मिले नहीं मिले भाई अभी स्कूल में, अभी नहीं मिला, अच्छा चलो, चेक हो गए, वैसे पता चल जाता है जैसे टीचर बता देते हैं, नहीं अभी। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन में लॉग एक्स। हमें इंटरवल्स फाइंड आउट करनी है जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। चलो डेरिवेटिव निकालते हैं यार। हाँ भाई ऐश नहीं, बताओ जरा इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे अपन लोग, बोलो। हाँ, अपॉन में लॉग एक्स का होल स्क्वायर, कौन सा रूल बोलते हैं इसे हम, कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, होल स्क्वायर। देन ऊपर ऊपर लॉग एक्स को रखा है एज इट इज सर, हाँ, एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स को रखा है एज इट इज लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, कौन बचा मेरे पास ऊपर, अब लॉग एक्स माइनस का 1 अपॉन में लॉग एक्स का होल स्क्वायर। डन। इक्वल्स टू 0 पुट कर लो सर, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इक्वल्स टू 0 पुट कर लो। अच्छा, इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ये तो उधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग एक्स माइनस में 1 0, मतलब लॉग एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई सर। अच्छा, लॉग एक्स 1 कहाँ पर होता है सोचो, ई पे होता है। लॉगरिथम की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, जब उसमें लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ई। एक्स के लिए ई आ गई ना। अच्छा, जो हम लॉगरिथम यूज कर रहे हैं ना अपने यहाँ पे मैथ्स में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, वो सारा का सारा लॉगरिथम बेस ई पे चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है, बेस ई।
सीबीएसई में सारा का सारा जो लॉगिथम है वो कहाँ चल रहा है, बेस ई पे चल रहा है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू ई आ गई है। अच्छा, अब एक्स की वैल्यू ई आ गई है, सुनो सुनो सुनो, तो हमारे पास नंबर लाइन पे लाइन कहाँ से कहाँ बनती है, यहाँ पे नहीं बनी, यहाँ पे नहीं बनेगी, या ये बोल लो कि बनाना चाहो माइनस इंफिनिटी से इन्फिनिटी बना लो, बट पूरी लाइन को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, कोई रीजन बता सकता है? छी, क्योंकि जो log x है ना, लॉगरिथम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब ये है, अंडरस्टूड है, कि हमारे क्वेश्चन में जब log x दिया हुआ है मींस लॉगरिथम इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, तो जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती पॉसिबल। तो हमारा जो x होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से भी ओपन, जीरो पे भी क्लोज नहीं होगा, क्योंकि लॉगरिथम के साथ जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है वो वैल्यू, पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाली जो दुनिया है ना, ये वाली दुनिया, ये तो पहले से ही अलाउड नहीं है, खत्म है ये तो। इनफैक्ट जीरो भी टच नहीं होगा, जीरो भी टच नहीं होगा, बात समझे, इधर तो जाना ही नहीं है हमें सर। ओके, अब जीरो से इंफिनिटी के बीच में कौन आया, ई आया। कौन आया, ई आया। अच्छा, यहाँ पे जो फैक्टर्स बन रहे हैं ना, आप लोग देख रहे होंगे, log x माइनस वन एक फैक्टर बन गया एक तरह से, एवरेज x निकालने पे यही आ रहा था ना। यहाँ पे जो फैक्टर्स है वो एल्जेब्रिक नहीं है, एल्जेब्रिक मतलब जैसे x माइनस वन एक्स माइनस टू ऐसे वाले नहीं है। तो यहाँ पे वो लॉजिक मत लगाना जो पीछे लॉजिक लग रहे थे। यहाँ पे क्या करना, अब इंटरवल के आपको दो पार्ट्स मिल गए हैं, एक ये और एक ये, दो पार्ट्स मिल गए ना आपको। अब दोनों में से क्या करो, आप एक एक पॉइंट निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लॉजिक लगाऊंगा मैं, क्या, देखो log वन की वैल्यू क्या होती है ये बताओ, चलो जीरो होती है। अच्छा, log x की वैल्यू क्या होती है, सॉरी log e की वैल्यू वन। अच्छा, e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू 2.718, बहुत बार बताया हुआ है। e की वैल्यू क्या होती है, 2.718 अप्रॉक्स, मतलब 2 पॉइंट समथिंग याद कर लो ऐसे, e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, ऐसे सोच लो बस, ठीक है। जब हमारा वन है तो जीरो आ रहा है लॉग में, जब हमारा 2 पॉइंट समथिंग है तो वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि log ऑफ ई स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आएगी, तुम्हें बताएगा क्या आएगी वैल्यू, 2 आएगी ना। log m की पावर n, पावर आगे आ जाती है, और log ही 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अच्छा, ये जो ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर कैसा नंबर होगा, 2.7 है ये नंबर, उसका जब स्क्वायर करेंगे 2.7 का स्क्वायर होता है 27 का स्क्वायर 729, मतलब ये 7.29 के आसपास की वैल्यू। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। अब देखो log x में जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है, पहले 1 था, फिर e हुआ, बढ़ा, फिर और बढ़ा, ई स्क्वायर बना दिया, तो वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। या फिर ऐसे याद है कि log x को अलग से देखता हूँ, अलग से, तो इसका डेरिवेटिव कैसा है, अगर मैं ये एक fx लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x आएगा, और इसमें x पहले से कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव। अब 1/x में अगर x पॉजिटिव है तो ये वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी सर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पॉजिटिव, यस और नो। इसका मतलब क्या हुआ कि पापा कैसे हैं, पापा कैसे आ रहे हैं, अमीर आ रहे हैं सर, तो इसका मतलब बच्चा कैसा हो गया, इंक्रीजिंग नेचर का हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, यस और नो। तो हमारा जो fx है वो कैसा है, इंक्रीजिंग नेचर का है। कौन सा fx, कौन सा fx की बात कर रहा हूं अभी मैं, अरे बोलो ना, log x की। log x जो फंक्शन होता है उसका नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या होता है कि उसमें जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे तो वैल्यू y की भी बढ़ेगी, और y कौन है, log x है, यस और नो। log x फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे उसमें x की वैल्यू बढ़ाओगे तो log x की वैल्यू भी बढ़ेगी। आओ अब यहाँ पे log e, देखो log e की वैल्यू होती है 1, अरे log e की वैल्यू होती है 1, इसमें जब मैं x को e डाल रहा हूं तो 1 आ रहा है, और 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगर मैं e से बड़ा नंबर डालूंगा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू बढ़ गई ना, e से ज्यादा हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ज्यादा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई, log e की वैल्यू 1, और मैंने x की वैल्यू e से बढ़ा दी, ऊपर कर दी, तो इसका मतलब log x की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी।
यस और नो, यस और नो। देखो दोबारा से, x की वैल्यू अगर e है तो log e की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू अगर e से ज्यादा नंबर लेंगे, x की वैल्यू e से ज्यादा, तो log x की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे log x की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि log x कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। log x कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। बेस e चल रहा है, x पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे तो जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव, या फिर आप इसमें से, इस वाले पार्ट में से ई स्क्वायर एक नंबर यूज करो। ई स्क्वायर नंबर यूज किया तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, 2 आ रहा है। अब ई से छोटा नंबर को यूज करो, ई से छोटा नंबर। तो जैसे ही आपने 1 यूज किया, 0 और ई के बीच में क्या आया? 1 आया। तो log 1 की वैल्यू 0 माइनस 1 माइनस 1, यानी कि नेगेटिव आ गई। बात समझे? और 0 से छोटे नंबर्स की तरफ देखना ही नहीं है आपने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग ऑन, बोलो, इंक्रीजिंग ऑन ई से इन्फिनिटी। ई पे क्लोज कर लो इंक्रीजिंग के लिए, ई से इन्फिनिटी। डिक्रीजिंग ऑन 0 पे, बट ओपन ही रहेगा, 0 पे क्लोज हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि डोमेन में नहीं है। तो 0 पे ओपन और ई पे क्लोज। डन। यहां माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ लॉगरिथम की डोमेन पॉजिटिव नंबर्स होती है, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है। डन है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे आप लोग। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 13, ट्राई दिस। क्वेश्चन नंबर 13। पीछे वाली स्लाइड पे हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 डन। 13 करो ना यार, बैठे हो यार बिल्कुल ही यार। एफ भी नहीं लिखा होगा मुझे पता है। लिखा हुआ है? अच्छा, तो डेरिवेटिव करो, करो फिर।
2/this माइनस का 2x प्लस का 4, इन दोनों में से -2 कॉमन लिया, बाद वालों में से x -2 अंदर आया, फिर दोनों में से 2 कॉमन ले लिया है तो 1/x -2 माइनस का x -2, जिसमें मैंने x -2 एलसीएम लिया तो ये होल स्क्वायर उधर बन गया। यहाँ तक डन है? पहले बताओ यहाँ तक डन है? यहाँ तक ओके बोल दो सारे लोग, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ माही जी, ऐशनी एलसीएम लेना नहीं आया? अच्छा समझ में आ गया, यहाँ तक डन है। चलो 1 को क्या मैं 1 का स्क्वायर लिख लूँ? अब क्या बन गए ऊपर? फैक्टर्स बना दो, है ना, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स चाहिए अपन को, ठीक है। तो 2 इंटू में a प्लस का a b और a माइनस का b, a माइनस b करेंगे तो माइनस का x और प्लस का 2 हो जाएगा, और अपॉन में x माइनस का 2, ये आया। तो फाइनली फैक्टर्स क्या हो गए f डैश x के लिए? 2 बाहर, अंदर क्या बना? ये इसमें x पॉजिटिव है और माइनस का 1, x माइनस का 1। इस वाले में क्या बना? 3 माइनस का x, 3 माइनस का x, ओके, और अपॉन में क्या बना? x माइनस का 2। यस और नो? तो अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहां पे, ध्यान देना पूरी बात पे, जहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू या तो 0 होती है या फिर नॉट डिफाइंड भी होती है। क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी में न्यूमरेटर में थी वैल्यू, तो नॉट डिफाइंड वाला केस बन ही नहीं रहा था। यहाँ पे डिनोमिनेटर भी 0 हो सकता है, तो x की वैल्यू 2 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। x के लिए 2 भी क्या है? एक क्रिटिकल पॉइंट है। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हो गई? 1, 2 एंड 3, और यहाँ पे हो गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। बट अब इसमें भी एक सेम लॉजिक जो पीछे वही क्वेश्चन में किया, यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लॉगरिथम दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे? लॉगरिथम। लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस में ध्यान क्या देना है कि लॉगरिथम सिर्फ तभी डिफाइंड होता है जब लॉग के साथ वाली टर्म कैसी हो? कैसी हो? पॉजिटिव हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो 2 से बड़ी ही सोचनी है, 2 से छोटा तो हमारे जीवन में है ही नहीं यहाँ पे x। तो इसका मतलब 2 से छोटे वाले नंबर्स तो पहले ही दुनिया में से उड़ा दो, खत्म, है ना, ये हमारे पास है ही नहीं, ऐसे सोच लो आप। 2 से छोटे वाले नंबर्स तो दुनिया में से खत्म कर दिया हमने, ठीक है। अब बचे जो नंबर उनके लिए सोचना है बस, ठीक है। अब आप देखोगे क्या यार, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बना? नेगेटिव बना। तो यू हैव टू स्टार्ट विद नेगेटिव साइन ऑन द राइट साइड एंड देन गो ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव, बस, इससे पीछे जाना ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। बात समझे कि नहीं? तो अब हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग ऑन 2 पे ओपन ही रहेगा और 3 पे आप क्लोज कर सकते हैं, एंड डिक्रीजिंग ऑन 3 पे आप क्लोज करके इन्फिनिटी पे हो गया। चेक करो पीछे आंसर क्या दिया है, ये दिया। समझ में आया? लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस में एक और बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि लॉग के साथ वाली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। तो आपको जो x कंसीडर करना है उसको पॉजिटिव माइंड में रख के करना है, ठीक है। नोट करना चाह रहे हैं नोट कर लीजिए, नोट करना चाह रहे हैं नोट कर लीजिए। हाँ जी, डन, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी और रिवीजन देखते हैं अभी हम पीछे वाले चैप्टर्स के, जो कि हमारा एक असाइनमेंट मैंने तुम्हें दिया था इसके साथ साथ, जिसपे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी लिखा हुआ है हेडिंग ऊपर, उसके क्वेश्चंस किए आप लोगों ने। अच्छा सारे हो गए हैं? नहीं, कोई डाउट है तो पूछ लो, चलो। 21 है उस पे, तो चेक दी डिफरेंशिएबिलिटी। चलो सुनो भैया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, असाइनमेंट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसपे हेडिंग बनी हुई है।
जो एक सिंगल असाइनमेंट दिया है 2 पेजेज वाला, उस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 21, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 2 पे, एट x इक्वल्स टू 2 पे। अच्छा, यहाँ पे बोला हुआ है कि x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में लाई कर रही है और x इक्वल्स टू 2 पे मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर। अगर यही क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्टिव में कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है एट x इक्वल्स टू 2 पे, तो हमारा आंसर आएगा नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों आएगा उसका रीजन मैं बताएं। आपको कुछ कुछ बातें याद रखनी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस ऑन नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स, नॉन इंटीजर पॉइंट्स। इसके ऊपर क्वेश्चन अभी सीबीएसई में पूछा गया था, अभी आया था 25 में, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है ऑन नॉन इंटीजर पॉइंट्स एंड डिसकॉन्टिन्यूस होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है एट इंटीजर पॉइंट्स। मतलब जितने भी इंटीजर पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूस है। क्यों है? क्योंकि इसका ग्राफ कहता है। इसके ग्राफ कैसे बनते हैं? इसके ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ना। ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं, बस मोटा मोटा याद रख लेना भाई। 0 पे 0 होता है ये, देन 1 पे ओपन, फिर 1 पे यहाँ पे आ जाएगा स्पाइडरमैन की तरह उछल के, देन फिर स्पाइडरमैन, फिर आगे चला, फिर ये स्पाइडरमैन, फिर आगे चला, एंड सो ऑन। ये इसी हिसाब से चलता है। और ये कहाँ पे बनता है? ये बनता है 1 2, इसके नीचे 3, समझ रहे हो, और इसके नीचे फिर 4 एंड सो ऑन। तो जहां जहां इंटीजर पॉइंट आते हैं वहां वहां पे इसका जो ग्राफ है एकदम से ब्रेक हो जाता है, जंप लेके ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंटीजर पॉइंट्स पे क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस, क्योंकि देयर इज ए जंप एट इंटीजर पॉइंट्स, ठीक है। सो डिसकॉन्टिन्यूस एट इंटीजर पॉइंट्स। अच्छा, जो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है किसी पॉइंट पे वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑलवेज इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। सो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर पॉइंट्स because of not continuous always implies not differentiable। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है तो पक्के से वो डिफरेंशिएबल तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो नॉट कॉन्टिन्यूस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल। तो मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से, यानी कि अगर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आता है तो मैं वहां पे बोल सकता हूं कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैं जानता हूं कि वो इंटीजर पॉइंट्स पे ना तो वो कॉन्टिन्यूस होता है और ना ही वो डिफरेंशिएबल होता है। बात ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अभी सीबीएसई लास्ट ईयर इनके 2025 के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया है 1 मार्क का, ठीक है जी। सीधा सीधा क्वेश्चन, जिसको ये रिजल्ट से याद होंगे उसने 1 सेकंड में कर दिया होगा। बात क्लियर? अच्छा, अब यही क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आ जाता है और बोलता है कि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के बताओ जी मुझे। हाँ हाँ, एच लेके, है ना, एच लेके कर ले। तो अब आते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे। बात क्लियर है क्या? अच्छा, पहले तो ये बता दो कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी इसमें। एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 का मतलब 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 2। एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो 2 ही आएगी, हाँ या ना? अच्छा, तो चलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या फॉर्मूला है हमें पता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या फॉर्मूला है भाई? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 2। ध्यान देना इधर भाई, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन में x माइनस का, ये आएगा। अच्छा, एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखूं मैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 और अपॉन में x माइनस। अच्छा, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन कैसे हटाएं सर? अब ये मत कहना कि सर ऊपर भी x माइनस 2 नीचे भी x माइनस 2, कैंसिल कर दो। भाई ऊपर x माइनस 2 नहीं है, ऊपर क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2।
ठीक है, तब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन कैसे हटेगा? ओके देखो, जब हमारे पास डायरेक्टली सॉल्व ना हो रहा हो ना वैल्यू है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या लगाते हैं? सब्स्टिट्यूशन मींस x को क्या पुट कर दो जी, x को क्या पुट कर दो, 2 माइनस का h, h टेंस टू 0। भाई 2 से कुछ कम होगा ना x की वैल्यू, तो 2 माइनस h पुट कर दिया। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर क्या आया, 2 माइनस में h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस का ये 2 और अपॉन में 2 माइनस का h माइनस का 2। इधर देख लो यार, है ना, इधर देख लो, कुछ बच्चे देख नहीं रहे यहाँ पे, 2 से 2 चला गया। अब 2 माइनस h का मतलब क्या है, 2 से कुछ कम, और 2 से कुछ कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया। तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया है 1, न्यूमरेटर में आ गया मेरे पास 1 माइनस का 2, अपॉन में क्या आया बताओ, माइनस का h, ऊपर -1 नीचे माइनस का h, तो क्या बचा फाइनली 1 अपॉन में h टेंडिंग टू 0। और h हमेशा जो 0 की तरफ टेंड करता है वो 0 के राइट में होता है, 0 के लेफ्ट में होता है, बताओ? नहीं, नहीं, h के लिए हमने स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि h हमेशा 0 के राइट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि h की वैल्यू जब मैं 0 के राइट में मानूंगा तभी तो मैं कह पाऊंगा कि ये वैल्यू 2 से कम है। h हमेशा पॉजिटिव स्मॉल होता है, ठीक है ना। तो जब h पॉजिटिव है और 1 अपॉन में h है, यानी कि 1 के अपॉन में 0, बट 0 के राइट में नंबर है, 0 पॉइंट के बाद बड़े सारे डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद बड़े सारे जीरो, और उसके बाद कोई नंबर, कोई डिजिट आएगा 1 2 3, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया ये, 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 कितना होता है, इन्फिनिटी की तरफ चला गया सर। ये कौन सी इन्फिनिटी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला गया सर। ये किसकी तरफ चला गया, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला गया, ठीक है। जबकि हमने जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी में डिफाइन किए थे, याद करो वो डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें हमने बोला था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली। मैंने वहां पे वर्ड यूज किया था, एग्जिस्ट फाइनाइटली, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी आ गई है, इनफाइनाइट आ गई। इसका मतलब जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इनफाइनाइट है तो राइट हैंड डेरिवेटिव की निकालने की जरूरत बनती नहीं है, हम सीधा बोल देंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव does not exist finitely implies fx is not differentiable at x equals to 2, ठीक है। समझ में आया? कुछ आया समझ में? हाँ जी, पीछे विदुषी जी, आ रहा है कुछ समझ में यार? ऐशनी, पेपर हो गया ना तुम्हारा भी? आया नंबर मिले? अच्छा मिल भी गई, कितने? 16 आउट ऑफ 40। और केमिस्ट्री फिजिक्स आउट ऑफ 35 में 22 ले आई, वेरी गुड, ग्रेट। और उसमें फिजिक्स में अच्छी नहीं है, अच्छा चलो कोई नहीं। क्या 26? अच्छा मुझे लगा 26 मार्क्स आ गए तेरे। अच्छा 80 में से 26 नहीं चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं यार। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब क्या हो गया इसको, अरे यार ये भी दुखी कर रखा है इसने। चलो देखते हैं अभी इसको। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स के अंदर 5x प्लस में ये 12 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में x स्क्वायर अपॉन में 30।
चलो तुम बताओ मुझे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। एक्स को साइन थीटा पुट करेंगे, बहुत बढ़िया यार, है ना। एक्स को पुट कर लो जी, पुट एक्स को साइन थीटा। क्यों पुट कर लो एक्स को साइन थीटा? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब ये टर्म आती है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इस वाले केस में हम एक्स को साइन थीटा पुट करके टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। तो एक्स को साइन थीटा पुट किया मैंने, तो वाई की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे, साइन वर्स के अंदर 5 साइन थीटा प्लस में ये 12, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट बिकम्स कॉस थीटा, और अपॉन में 13 को कर दो सेपरेट, और ऐसे लिख, हाँ जी लिख सकते हैं ऐसे। एक्स को मैंने क्या पुट किया, साइन थीटा, और हमारे पास इतना कुछ आ गया। अच्छा आओ कोई बताओ, की फॉर्म में लिख लो, बहुत बढ़िया। देखो यार 5, 12 और 13, ये जो तीन नंबर्स है वो कैसे नंबर्स हैं, पाइथागोरस वाले नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और बोलेंगे कि अगर इस एंगल को फिक्स कर दिया जाए और इनकी जो साइड्स हैं वो भी फिक्स कर दी जाएं, ये 5, ये 12 और ये 13, अगर मैं किसी ट्रायंगल की साइड्स को फिक्स कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी फिक्स होगा कि नहीं होगा, एंगल फिक्स हो जाएगा। तो अब बताओ यहाँ से इस ट्रायंगल को देख के कि साइन अल्फा की वैल्यू कितनी बनी, 12/13 बनी ना साइन अल्फा, और कॉस अल्फा कितना बना, 5/13, सेम ट्रायंगल के अंदर सेम एंगल अल्फा के साथ। तो 5/13 को लिख लो आप कॉस अल्फा, तो साइन वर्स के अंदर ये बन गया कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, प्लस 12/13 बिकम्स साइन अल्फा इंटू में ये कॉस थीटा, वेयर अल्फा इज ए फिक्स्ड एंगल और थीटा इज द वेरिएबल, क्योंकि थीटा के अंदर एक्स बैठा हुआ है, ठीक है ना। सो दिस बिकम्स साइन वर्स के अंदर, ओ इधर ध्यान दें, साइन ए प्लस बी, तो थीटा प्लस अल्फा बचा। अच्छा थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू साइन वर्स एक्स, और अल्फा एक कांस्टेंट है, ये हो गया मेरा वाई, ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, dy अपॉन dx। ओ भाई प्लीज बातें मत करो यार, dy अपॉन dx है ना। ऐसे ऑलरेडी मैंने 2 या 3 क्वेश्चन पहले भी बता रखे हैं, सिर्फ नंबर शायद चेंज हुए होंगे, वहाँ पे 3, 4, 5 रहा होगा, 1, 1 रूट 2 ये भी बताया था मैंने, अभी 5, 12 और 13 है, ठीक है जी। 34, क्वेश्चन नंबर 34, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने अभी पेपर हुआ था, जो पिछले वाला पेपर हुआ था उसमें दिया था, है ना। अभी देखते हैं, 26 डन, जो आज असाइनमेंट दिया है उसमें से, हाँ इसी वाले में शायद, यस। आया समझ में कुछ यार? क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम, 34, क्वेश्चन नंबर 34 नोटेड ये, थक गए भाई? अच्छा कोई बात नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 34 नोट नहीं किया इसलिए, कर भी लिया, डन। अब पहले 34 कर लेते हैं, 34, एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है मुझे, ये 34 पूछा किसने वैसे, तो नहीं पूछा, चलो वेरी गुड यार, तू कर रही है अच्छी बात है। देखो भाई जो बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे उसी से पता चल जाता है कि वो बच्चा कुछ कर नहीं रहा है। ये वाई की वैल्यू थी एक्चुअल में तो, और ये एक्स, टेन वर्स पे। चलो अब मुझे निकालना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। निकालो यार dy अपॉन डी एक्स निकालो, dy अपॉन डी टी निकालो, dx अपॉन डी टी निकालो, और फाइनली dy अपॉन डी एक्स निकालो, इतना तो निकालो जरा, क्या आ रहा है, करो सारा कुछ, मैं ही थोड़ी ना करूँगा यार। और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करना उसको, ये नहीं कि सिंपल डेरिवेटिव करके छोड़ दो, उसको सिंप्लीफाई भी करना है।
और ये क्या लिख दिया, और टी की पावर 4 का 4 बस। ये छोड़ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, ब्रैकेट लगा देना ऐसे, हाँ। अब कॉमन ले, फैक्टराइज कर, टर्म्स को सिंप्लीफाई कर। हाँ जी प्रहसन, निकालो यार। डी वाई अपॉन डी टी, 1 अपॉन में अंदर वाली टर्म जो भी है लॉग के साथ वाली, और फिर उस वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर। अच्छा, मतलब लॉग ऑफ समथिंग तो 1 अपॉन समथिंग और समथिंग का डेरिवेटिव ऊपर, और डी वाई अपॉन डी टी लिखो वहां पे। तुम लोगों में से किसी की भी ऑब्जर्वेशन सही नहीं है यार मैथ्स में तो। अरे क्या बात है यार, वेरी गुड, गुड है। चलो विदुषी ने सही किया यार, वेल डन। अंदर टी स्क्वायर है, अंदर भी टी स्क्वायर है भाई, वही बात नहीं है ना। ये टी स्क्वायर है, टी है ना, टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करो, ऊपर से कॉमन ले। देखो लॉग के साथ जो टर्म है ना, तुम लोग उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हो, ये 1 प्लस में टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ध्यान से देखो। और इसमें फिर मैं पावर को आगे ला सकता हूं, लॉग के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर बचे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था स्टार्टिंग में? अब डी वाई अपॉन डी टी काफी और सिंपल हो गया जी। लो 1 अपॉन में दिस टर्म, और इसका डेरिवेटिव हो गया 2t, और 2 पहले से था तो 2 इंटू 2 4t। अब डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी देखते हैं जी। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है मैडम, 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया ये। अब फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो पहले, तो वो हो गया डी वाई अपॉन में डी टी के होल अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। और एक काम और करना भैया सुनो, ये डी टी कैंसिल करके नहीं दिखाना होता, ये एज ए रूल रहता है, ठीक है जी। हाँ ध्यान देना, डी टी कैंसिल नहीं करना होता है, ओके। अभी डी वाई अपॉन डी टी क्या है मेरे पास, ये है सर 4t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसके होल अपॉन में कितना आया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपस में 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कौन बचा 4t। ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ तक डन। अब इसका डेरिवेटिव कर दो अगेन, तो देयर फोर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आया बोलो, 4t का डेरिवेटिव 4 मल्टीप्लाई बाय टी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स, टी का एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, डी टी बाई डी एक्स। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय डी टी बाई डी एक्स क्या है, इसका रेसिप्रोकल। इसका मतलब 4 इंटू में 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर चला गया। ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर, हैप्पीली डन। आंसर की बना रहे हैं ना, मैंने बोला था इसकी आंसर की बना लेना। मुस्कान बना रही है ना इसकी आंसर की, वेरी गुड। जिसका आंसर लिख ले भाई, 4 इंटू में 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या 2 वाले में? अरे बना लेना यार, पूरा पूरा लिख ले आंसर की। अच्छा प्रूव वाले, अच्छा मुझे लगा कुछ और बोलते। अब प्रूव वालों में क्या है बोलो, वो थोड़ी ना आंसर बनेगा यार, तुम कैसी बातें बोल रहे। चलो डन ये। अब क्या बोल रही थी बता, क्वेश्चन में 32 में तो ई की पावर की फॉर्म में लिख दे दोनों को, या फिर लॉगरिथम ले ले, बात सेम ही है, टेकिंग लॉग ले ले, या फिर ई की पावर की फॉर्म में लिख दे। और बताओ जी 39। ए यार छी, इतना आसान क्वेश्चन नहीं हुआ तेरे से, पता नहीं यार तुम क्यों क्यों करते हो ऐसे। एक बहुत सीधी सी बात बताई है मैंने, m की पावर n है मान ले, तो क्या लिख सकते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, e की पावर में n आगे आएगा और log m लिख दीजिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है। अब कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जब टेस्ट होता है तो फिर आते नहीं है, छुट्टी मार जाते हैं। m की पावर n इज इक्वल टू ई की पावर में ये n log m, ये प्रॉपर्टी हमारे पास है।
इस प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज करूँ तो y की पावर x प्लस में x की पावर y प्लस में x की पावर x इज इक्वल टू a की पावर b, है ना। ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, फाइंड dy अपॉन dx, क्वेश्चन नंबर 39। तो ये मेरे पास, इसको मैं क्या लिखूंगा, e की पावर x log y, है ना, x log y। रायता नहीं फैलाना है, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है यार ये। e की पावर में y log x और e की पावर में x log x, 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, पता नहीं पेजेस भर देते हो तुम लोग। a की पावर b, a की पावर b को क्यों छेड़ना है, कांस्टेंट है, क्यों लिखना है e की पावर फॉर्म में भी, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव होते ही जीरो हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बहुत से। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतने फास्ट होते हैं, वो यहाँ पे तो ऐसे लिख रहे होते हैं और यहाँ पे सीधा ही जीरो लिख देते हैं। नहीं भाई, वो गलत है, डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो होगा, वैसे थोड़ी ना जीरो हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन, तो इसका डेरिवेटिव पहले तो सर सेम लिख दो, पहले तो सेम लिख दो, इनटू में। अब भाई प्लीज x इनटू में log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y और y का डेरिवेटिव y डैश, log y को रखा है एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, खत्म। सेकंड वाले में आओ, e की पावर y log x एज इट इज। अब y को रखा है एज इट इज log x का 1 अपॉन x, log x को रखा है एज इट इज और y का डेरिवेटिव y डैश। अब यहाँ पे ना ऐसे मत लिखना यार प्लीज, ऐसे मत लिखना, ये गलत है रिप्रेजेंटेशन, सही है। इसको log x इनटू में y डैश, थोड़ा ऐसे बना, ठीक है, या फिर थोड़ा गैप देते हुए डॉट लगा के फिर y डैश। अब ये खत्म हो गया, प्लस e की पावर में x log x का, ये तो पहले तो एज इट इज, x को रखा है एज इट इज log x का 1 बाय x प्लस में log x को रखा है एज इट इज x का 1 इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 0। यहां तक डन। x से x कैंसिल होके ये बचा अंदर 1 प्लस log x, ओके जी। अब सारे के सारे जो पावर वाली टर्म है बाहर, उनको क्या लिख दो, उनको उसी फॉर्म में लिख दो जिस फॉर्म में वो थे, ठीक है ना। मीन्स ये बन गया हमारा कितना, y की पावर x, और साथ के साथ में मल्टीप्लाई करते हुए ब्रैकेट खोलता जाता हूँ, y की पावर x, ध्यान देना इधर, इनटू में ये x, इनटू में ये जो अपॉन y था वो पावर एक कम हो गई, और साथ में y डैश। भाई y की पावर x था, अपॉन में y था, तो पावर एडजस्ट कर दी मैंने, अपॉन में था तो, ठीक है ना, बेस सेम। अच्छा, प्लस ये y की पावर x मल्टीप्लाई बाय log y, प्लस ये कौन है, x की पावर y अपॉन में x है, तो x की पावर y माइनस 1 और इनटू में y, x की पावर y, बातें नहीं, इनटू में ये y डैश, प्लस ये x की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस में log x इज इक्वल्स टू 0। यहां तक डन। अब जो y डैश वाली टर्म्स है कौन है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों में से y डैश कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा जी, y की पावर x माइनस 1 इंटू में ये x प्लस x की पावर y इंटू में ये log x इज इक्वल टू, अब जो बची हुई टर्म्स है उन सबको माइनस में भेज दो उधर, ठीक है। माइनस साइन कॉमन, तीनों माइनस में जाएंगी, क्योंकि अंदर बचेगा y की पावर x log y, x की पावर में y माइनस 1 इंटू में ये y प्लस में ये x की पावर x इंटू में ये 1 प्लस में ये log x, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर सारा माइनस। बस इसको उठा के क्या करना है आपने, अपॉन में भेज दो, इसको उठा के अपॉन में भेज दो, बस यही तुम्हारा आंसर। कितने स्टेप्स में हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ था, देखो ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ठीक है जी। बहुत ही सीधे, आराम से करो, तसल्ली से करो, कोई उसमें जो है रायता फैलाने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स लिख देते हो, पता नहीं क्या ही कर देते हो फिर उसमें आप। हाँ, मैं देख लूंगा यार। और कुछ बच्चे यहाँ पे टेकिंग लॉगिथम वाला जो प्रोसेस है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो प्लीज पहले स्टेप पे ना लगाएं टेकिंग लॉगिथम, उसके लिए फिर आपको इंडिविजुअली यू वी डब्ल्यू ऐसे करके मानना पड़ेगा, ठीक है ना। वो वाला मेथड मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, और बच्चे उस मेथड से स्टार्ट करते हैं और टीचर का काम बहुत आसान कर देते हैं। हाँ, अब जाओ यार, जाओ, भागो भागो, ठीक है जी, डन, ओके देन। तो एओडी की हमारी पहली एक्सरसाइज डन है, जिसमें इंगेजिंग डिगेजिंग पढ़ लिया है। सेकंड अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है जी। हाँ करेंगे ना, इंटीग्रेशन भी स्टार्ट करेंगे।
कौन सा? एओडी हो जाएगा जुलाई एंड तक।